मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 456 शर्म की बात। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C456 शर्म की बात है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 456 शर्म की बात। मजबूत पसलियों को बेंच पैर रखने की जगह और कगार के रूप में इस्तेमाल करते हुए रेड टैग टीम पाइथन के पेट के अंदर धरती के माध्यम से यात्रा कर रही थी। यह एक अचानक बनाई गई योजना थी और लोहार ने कभी भी पाइथन को वाहन के रूप में इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी। यही कारण था कि वहां कोई वास्तविक सीटें स्थापित नहीं की गई थी। क्या तुम्हें यकीन है कि हमें जितना संभव हो सके उतना दूर नहीं जाना चाहिए? अगर मुझे उस ड्रैगन से लड़ना पड़ा तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम जिंदा बच पाओगे, पाइथन ने चेतावनी दी। चिंता मत करो, ये छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह है, सेठ ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। क्या हम वाकई ऐसे ही भाग रहे हैं? पोल्टर ने नाराज होकर पूछा। बॉना इस तरह से लड़ाई छोड़कर जाने से असंतुष्ट लग रहा था, भले ही वे जिस स्थिति में थे। उन्होंने नतीना का सामना करने और खोज को पूरा करके घर लौटने की कोशिश की थी, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली थी। उनके लिए वास्तव में उसके खिलाफ अपने जीवन को जोखिम में डालने का कोई कारण नहीं था। इसके बजाय वे सभी पाइथन में घुस गए और भागने के लिए इसे एक भूमिगत ट्रेन के रूप में इस्तेमाल किया। चिंता मत करो पोल्टर, अब से सब ठीक हो जाएगा, थॉमस ने अचानक कहा। वह किसी तरह कमल की मुद्रा में बैठा रहा, चाहे अजगर कितना भी हिले डुले। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बट नीचे की हड्डी से चिपका हुआ हो। तुम्हें ये कैसे पता चला? ब्रॉन ने जोर देकर कहा। वह बुरी तरह घायल हो गया था और बड़ी मुश्किल से रक्षा पंक्ति में जीवित वापस आ पाया था। ज्योतिषी ने थोड़ा सा मुंह से कोड़ा। इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो थॉमस, दूसरों के लिए तुम्हारी बातों पर विश्वास करना मुश्किल है। मुझे पता है कि तुम परेशान हो ब्रॉन, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि थॉमस ने हमें कभी निराश नहीं किया है। भले ही उसके शब्द स्पष्ट हों, लेकिन वह आमतौर पर सही होता है। मेगन ने बीच बचाव किया। लेकिन सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? रिच ने परेशान होकर पूछा। ऐसा लग रहा था कि स्लेवमेंसर को उनके बचने की संभावना पर कोई भरोसा नहीं था। मेरा अनुमान है कि क्रोना साम्राज्य को हमारा संदेश मिल गया है और वे मदद भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है थॉमस, सेठ ने बातचीत में हस्तक्षेप किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ज्योतिषी ने कोई उत्तर नहीं दिया और केवल रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। हम अपने गंतव्य तक पहुंच गए, पाइथन ने उसे सूचित किया। क्या ये सचमुच आवश्यक है? पफल्स ने दुख जताते हुए कहा। अचानक रेलगाड़ी रुक गई। क्या हो रहा है? हॉकर ने उलझन में पूछा। क्या उन्हें जितना संभव हो सके उतना दूर भागना नहीं चाहिए था? हम अपने छिपने के स्थान पर पहुंच गए, सेठ ने उन्हें बताया। छुपने की जगह? मुझे लगा कि हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, कैलेब ने पूछा। दूसरे ने भी उसे सवालिया निगाह से देखा। हाँ, लेकिन खाली हाथ भाग जाना क्या शर्म की बात नहीं होगी? मैंने सोचा कि हमें गढ़ का दौरा करना चाहिए। ये सही था। गढ़ और विशाल ड्रैगन टॉवर वर्तमान में ढही हुई चट्टान के मलबे के नीचे दबे हुए थे। ये देखने का एक बढ़िया समय था कि खोज किस बारे में थी। हालांकि ड्रैगन चला गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी क्यों नहीं था जो उनकी यात्रा को सार्थक बना सके। यह आखिरी जगह भी है जहां वह हमें ढूंढेगी। हम इस जगह को देख सकते हैं और यहां आराम कर सकते हैं और जब उसे वाकई पता चल जाएगा कि हम कहां हैं, तो हम सीधे नीचे खुदाई करके यहां से निकल जाएंगे। सेठ ने अपने कृत्य को माफ किया। कवि के शब्द अजीब तरह से सम्मोहक थे। उन्हें किनारे पर स्थित विशाल मीनार की याद दिला रहे थे। अगर वे उस पर नियंत्रण कर पाते तो शायद ये बचाव के लिए एक अच्छी जगह होती। काम के दौरान किसी ने सेठ को उसके लालच के लिए नहीं मारा। इसके अलावा थॉमस ने कहा कि यह ठीक है। लोहार ने उन्हें टॉवर को देखने के लिए राजी कर लिया। बेशक सेठ के अपने विचार थे। सीनियर वाइट ने ड्रैगन के खजाने का जिक्र किया था। वह ड्रैगन के खजाने को देखना चाहता था अगर नतीना ने पूरी जगह खाली नहीं की होती। एक प्राचीन ड्रैगन के पास हर तरह की अच्छी चीजें होनी चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। कौन सा ड्रैगन कचरा इकट्ठा करेगा, है ना? ये टेडजेल के रवैये से स्पष्ट था। हालांकि वह ड्रैगन भी नहीं था, लेकिन उसे सेठ की कार्यशाला से सामान को टॉवर मास्टर के निजी क्वार्टर में तिजोरी तक खींचने से रोकना मुश्किल था। पाइथन के बाहर एक अंधेरा छेद था। उसने कुछ जगह खाली कर दी थी। उन्होंने केवल निचले कोनों को देखा, लेकिन उन्हें पता था कि वे एक विशाल सुनहरे द्वार के सामने खड़े थे। अंदर कैसे जाओगे? शायद ये बंद होगा। नायक ने गेट पर लगे आत्मकथ ग्रेव्यूअर्स को देखा। मेरा मतलब है, क्या तुम्हें लगता है कि उसने ड्रैगन लेने के बाद उसे अपने पीछे बंद कर दिया था? हमें बस कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने अपना कंधा उचका दिया और गेट को धक्का दिया। मैं हिला नहीं। देखो, ये बंद है, हरकर ने प्रसन्नतापूर्वक टिप्पणी की। सेठ ने उसकी तरफ देखा। भले ही वह बंद था, सेठ के पास अभी भी इसका समाधान था, लेकिन वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। एक 8 मीटर लंबा मंकी नाइट उसके बगल में दिखाई दिया और सेठ के साथ मिलकर धक्का मुक्की करने लगा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे गेट हिल रहा था। हरकर बुरी तरह शर्मा गया। मुझे लगा कि तुम्हें मदद करना अच्छा लगता है, तुम धक्का देने में मदद क्यों नहीं करोगे? सेठ ने शर्मिंदा नायक से कहा। जब उन्होंने गेट को धक्का देकर खोला तो पाइथन ने उन्हें मलबे से बचाया ताकि वे अंदर प्रवेश कर सकें। अभी के लिए तुम्हें फिर से मेरी इन्वेंट्री में प्रवेश करना चाहिए, उसने पाइथन से कहा और उसे पैक करके ले गया। अगर वह उन्हें ढूंढती तो नेक्रोमैंसर एक विशाल सांप की तलाश करता। वे नहीं जान सकते थे कि उसे स्पार्क से किस तरह के कौशल मिले, लेकिन सबसे अच्छी स्थिति में उसे यहां उन पर शक नहीं होगा। वे बस दरवाजा बंद कर देंगे और कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। सेठ अंदर आने वाला आखिरी व्यक्ति था और उसने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। उसने पाया कि सभी लोग रोशनी के एक छोटे से घेरे में खड़े थे। सभी ने रोशनी का स्रोत बनाने के लिए किसी जादुई वस्तु का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे गेट के बाहरी किनारों को मुश्किल से देख पा रहे थे। जगह की छत छाया में छिपी रही। क्या ये दरवाजा उस विशालकाय ड्रैगन के लिए थोड़ा छोटा नहीं है? एली ने बस सोचा और कई मंजिलों पर स्थित गेट को घूरती रही। ड्रैगन अपना आकार बदल सकते हैं, चूंकि वे जीवन भर बढ़ते रहते हैं, इसलिए वे इस तरह का जादू सीखते हैं, इसलिए उन्हें हर समय अपना घर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। पोल्टर ने ज्ञानपूर्वक समझाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सच है, मैंने भी इसके बारे में सुना है। यह एक बहुत ही जटिल अंतरिक्ष प्रकार का जादू है। ट्विंकल ने बॉने के कथन की पुष्टि की। तुम्हें ये कैसे पता? एली ने दिलचस्पी से पूछा। मैं एक बॉना हूँ। आपको क्या लगता है कि इस तरह के हॉल कौन बनाता है? ड्रैगन वास्तुकला और शिल्प कौशल के बारे में कुछ नहीं जानते। वे हमारे सबसे अच्छे ग्राहक और सबसे बुरे दुश्मन हैं। बॉने योद्धा ने गर्व से स्लाइम ब्रांचेस से प्रभावित होकर वाह कहते हुए समझाया। सेठ को ये बात समझ में आई। अगर वे इतने बड़े हो गए कि महल बनाने में सदियां लगा देंगे तो कौन ऐसा करेगा? आकार बदलने के लिए जादू सीखना एक उचित निर्णय लगा। हम आकार बदलने के लिए जादू। ह्यूबर्ट नामक आयामी व्यापारी को पार्टी में आगे की ओर चोर जैसा दिखने वाला एकमात्र व्यक्ति मानकर उन्होंने ड्रैगन टॉवर के विस्तृत हॉल की खोज शुरू कर दी। उन्होंने टिप्पणी की, हमारे लिए ज्यादातर काम किसी और ने पहले ही कर दिया है। बस ये सुनिश्चित करें कि आप मेरा ध्यानपूर्वक अनुसरण करें। ह्यूबर अपने मोनोकल का उपयोग करके सभी प्रकार के जालों को देखने में सक्षम था। उनसे पहले कोई और यहां आया था और उनमें से कई को निष्क्रिय कर दिया था। व्यापारी को बस उन्हें एक पथरीले रास्ते पर ले जाना था। कुछ स्थानों पर वे दीवारों के पास पहुंचे और उन्हें जादुई दीपक मिले, लेकिन वे काम नहीं कर रहे थे। यहां तक कि जब मेगन ने उनमें जादुई शक्ति डालने की कोशिश की, लेकिन वे केवल उस अवधि तक ही काम करते रहे जब पुरातत्व ने ऊर्जा की आपूर्ति की। उन्हें मशालों के रूप में साथ ले जाना कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इससे कुछ जाल सक्रिय हो जाते। सेठ जैसे रात्रि दृष्टि वाले लोगों ने रास्ते में अन्य 2 रास्ते देखे, लेकिन पार्टी केवल अंधेरे में साफ रास्ते पर ही चल सकती थी। वे अंततः एक और विशाल दरवाजे पर पहुंचे। ये दरवाजा चांदी का था। यह मित्रिल है, बॉना और सेठ दोनों ने एक साथ सांस फूलते हुए कहा। ये सामने के दरवाजे जितना बड़ा नहीं था, लेकिन ये दरवाजे कम से कम कई टन मित्रिल से बने थे। लोहार की आंखों की चमक पूरे दालान को रोशन करने के लिए लगभग पर्याप्त थी। गेट के पंख खुले थे और वे बिना किसी समस्या के अंदर जा सकते थे। हालांकि उन्हें जल्द ही पछतावा हुआ, क्योंकि बदबू की दीवार ने उन्हें घेर लिया। कई लोगों का गला घुट गया। रिच और ड्रॉय जैसे अधिक कमजोर सदस्यों ने तो उल्टी भी कर दी। पहली नजर में ही यह स्पष्ट हो गया कि यह कौन सी जगह है। अंधेरे में सोने के ढेरों से मंद रोशनी परावर्तित हो रही थी। ये खजाने का दरवाजा था और प्राचीन ड्रैगन की कब्र भी।
सेठ को पूरा कमरा ऐसे दिख रहा था जैसे कि वह अच्छी तरह से रोशन हो। हालांकि ज़ोंबी ड्रैगन का काम पूरा हो चुका था, लेकिन उसके सड़े हुए शरीर के अवशेष अभी भी बचे हुए थे। लगभग काले रंग की कीचड़ ने ड्रैगन के खजाने के बड़े हिस्से को ढक रखा था। ये गंध का स्रोत भी था। वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, डाकू महिला फेनिक्स ने उत्साह से कहा। इसे मत छुओ, कोई भी कुछ नहीं छूता, सेठ ने जल्दी से चिल्लाया। डाकू सहज रूप से पीछे हट गया। अरे, इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है, सभी के लिए पर्याप्त से अधिक है। हरकर ने बीच बचाव करने की कोशिश की। चुप रहो, बात उस बारे में नहीं है, बेवकूफ। यहाँ सब कुछ शापित है, सेठ ने भारी आवाज में उन्हें बताया। एड्स बाय पर फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 457 ड्रैगन अभिशाप। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C 457 ड्रैगन अभिशाप। एड्स बाय पर फ्यूचर। अध्याय 457 ड्रैगन अभिशाप। महाकाव्य पौराणिक क्षति 700। मैग क्षति 700। स्थायित्व 450। 1 छेदन क्षति को 0.5 से गुना किया जाता है। 2 दैवीय शक्ति के विरुद्ध जोड़ 20% क्षति। 3 सभी विशेषताओं को 3 से बढ़ाएं। 4 ड्रैगन अभिशाप। 5 टूटा हुआ। 6 टूटा हुआ। लांस शॉर्टिनस ने एक बार एक महान देवता पर वार किया था और किंवदंती बन गया था। शिल्पकार का नाम समय के साथ लुप्त हो गया है। आइटम एक मजबूत अभिशाप से पूरी तरह से जंग खा गया है और एक ड्रैगन के मृत मान से भरा हुआ है। जो कोई भी आइटम का स्वामित्व लेता है वह ड्रैगन अभिशाप से मारा जाएगा। ग्रेटर देन एड्स बाय पर फ्यूचर। जैसा कि एक ड्रैगन से उम्मीद की जाती है, कमरा महाकाव्य अवशेष और पौराणिक रेटेड वस्तुओं से भरा हुआ था। होड़ के शीर्ष पर ड्रैगन एक पूरी पार्टी को पौराणिक उपकरणों से लैस करने में सक्षम होता। सेठ की आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। यह अफसोस की बात थी कि वह उन्हें छू नहीं सका। कमरे में नजर दौड़ाई तो सभी वस्तुएं लांस जैसी ही हालत में थीं। चाहे जो भी हो, हथियार, कवच या आभूषण, सब कुछ ड्रैगन के अवशेषों और श्राप के कारण खराब हो चुका था। यद्यपि वे जंग खाए नहीं थे, फिर भी जमीन पर और हर जगह ढेरों में बिखरे पड़े सोने और चांदी के सिक्के उसी अभिशाप से अभिशप्त थे। ड्रैगन अभिशाप सेठ को परियों की कहानियों से पता था कि इसका प्रभाव ये होता है कि जो कोई ड्रैगन के खजाने से चोरी करता है वह खुद ड्रैगन बन जाता है। जाहिर है, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यह अभिशाप शरीर और मन में एक तरह का भ्रष्टाचार था। विवरण में कहा गया था, एक व्यक्ति लालच और रूप में ड्रैगन जैसा होगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि यह भ्रष्टाचार क्या है, लेकिन लोहार के लिए जानना काफी था कि यह कोई अच्छी चीज नहीं है। जब वह मूल्यांकन के परिणामों के बारे में बता रहा था तो सभी लोग खजाने से दूर होते गए और सेठ ही सबसे नजदीक खड़ा रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह सामान अभी भी यहाँ है। यहाँ तक कि नेक्रोमेंसर लड़की ने भी लाश से ज्यादा कुछ लेने की हिम्मत नहीं की। रिच ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह शर्म की बात है कि हम इसमें से कुछ भी नहीं ले सकते। मुझे लगता है कि हम यहाँ बेकार ही आए हैं। ह्यूबर्ट ने बड़बड़ाते हुए कहा। कौन कहता है? एक व्यापारी के तौर पर मैं तुमसे और भी ज्यादा की उम्मीद करता। ह्यूबर्ट, सेठ ने आयामी व्यापारी को डांटा। क्या तुमने खुद नहीं बताया कि यह सब शापित है? कौन इतना पागल होगा कि ड्रैगन के शाप से खिलवाड़ करे? नायक ने पूछा। वह वास्तव में समझ नहीं पाया। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास विशाल द्वार हैं। वे शापित नहीं हैं, वे पहले से ही यहाँ आने लायक हैं। फिर इस टॉवर में और भी कई मार्ग हैं, सेठ ने समझाया। कई टन का खजाना ऐसा था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और वे दूसरे मार्गों से होकर आए थे। ड्रैगन की लाइब्रेरी जैसी चीज में किस तरह का खजाना हो सकता है, इसकी कल्पना करना मुश्किल था। सिर्फ ड्रैगन के खजाने के बारे में सोचना दूरदर्शिता थी। एड्स बाय पर फ्यूचर। आखिर में मैं काफी पागल हूँ और मैं आपके सवाल को इस तरह लेता हूँ कि आप इस पर कोई भी शेयर को देंगे। ठीक है, नायक ने झल्लाकर उत्तर दिया। बौने योद्धा ने दिलचस्पी से पूछा, आप इसे कैसे लेंगे? इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अभिशाप से प्रभावित होने के लिए आपको वस्तु का स्वामित्व लेना होगा। अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा? उसने सोचा और सिक्कों के पहाड़ पर आत्मा की लपटों का एक गोला फेंका। लोहार ने आग को और तेज कर दिया क्योंकि सिक्के जल्दी से तरल होने लगे। बर्तन की स्थिति या उस पर लगे बुरे अभिशाप में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसने शापित वस्तुओं को सफाई की आग से नष्ट कर दिया था। अंतर बहुत बड़ा था। सेठ ने फर्श पर मिश्र धातु के पोखर की जांच की। सोने और चांदी का एक मिश्र धातु जिसमें ड्रैगन के मन का एक छोटा सा अवशेष मिला होता है। ड्रैगन जादू और मन के साथ कुछ समानता है। ड्रैगन और संबंधित प्रजातियों को इस सामग्री से बनी वस्तुओं में थोड़ी दिलचस्पी होगी। ग्रेटर देन ये काम कर गया था। सेठ का दूसरा विचार यह था कि गोलेम सामान को अपने साथ ले जाएं। चूंकि गोलेम को जीवित प्राणियों के रूप में नहीं गिना जाता था, इसलिए उनके पास संपत्ति नहीं हो सकती थी, है ना? क्या ये काम कर गया? पोर्टर ने दिलचस्पी दिखाने वाले लोहार से पूछा। हाँ, जब आइटम नष्ट हो जाता है तो अभिशाप विकल्प समाप्त हो जाता है। हालांकि मैं पौराणिक वस्तुओं को नष्ट करने के बारे में उलझन में हूँ। सेठ ने अफसोस जताया। वह उन पर कब्जा भी नहीं कर सकता था। ये संदिग्ध था कि क्या वह इन वस्तुओं को लेने या स्थानांतरित करने के लिए गोलेम का उपयोग कर सकता था। उन्हें वस्तुओं के रूप में गिना जाता था। एक वस्तु चीजों का मालिक नहीं हो सकती, है ना? उस अभिशाप को हटाने के लिए शायद एक महान पुजारी की जरूरत होगी। एक महान पुजारी द्वारा एक महान वस्तु पर लगे अभिशाप को हटाना उचित लगता है ना? पोर्टर ने टिप्पणी की। सेठ ने सिर हिलाया। समस्या ये थी कि उन्हें इस बात की बहुत कम समझ थी कि किंवदंती का क्या मतलब है। वस्तुओं के लिए यह विवरण में स्पष्ट था कि किसी व्यक्ति के किंवदंती बनने में उसका योगदान होना चाहिए। यहाँ तक कि उनके गोल्डन फ्लीस भी कुछ नहीं कर पाए। लोहार ने यवेटे की ओर देखा। उसे एक संत महिला बहुत ही पौराणिक लगी। एड्स बाय पर फ्यूचर। मुझे ऐसे मत देखो, मेरी स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किंवदंती कहे। इसके अलावा मैं राहत के देवता की सेवा करता हूँ। शापों को दूर करने में मेरी कोई विशेषज्ञता नहीं है। उसने उसके लंबित प्रश्न का उत्तर दिया। हाँ, ये स्पष्ट था कि किंवदंती बनने में कुछ विशेष बात थी और उनमें से किसी ने भी अभी तक ऐसा नहीं किया था। उन्होंने अंततः कहा, चलो अभी इन्हें एक तरफ रख दें और बाद में निर्णय लें। वह इस बात को लेकर थोड़ा आशंकित था कि कहीं गोलेम सोना और सामान न छूले, इसलिए उसने ट्विंकल और यवे को स्टैंड बाय पर रखा था ताकि अगर अचानक उसे श्राप लग जाए तो वह बच सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये वैसा ही हुआ जैसा सेठ को संदेह था। गोलेम द्वारा सामान हिलाना, उस वस्तु पर कब्जा करना नहीं माना जाता। सेठ ने पीछे नहीं हटे हुए अपनी भट्टी को बुलाया। जबकि गोलेम सोने और चांदी के सिक्कों पर भोजन करते रहे, उन्होंने भट्टी को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। पिघले हुए तरल पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेठ को वैसी ही ऊर्जा मिली जो उसने एक बार देखी थी और जिसे वह जानता था। यह एक विदेशी ऊर्जा थी जो सामग्री से चिपकी हुई थी। यह अभिशाप से ड्रैगन मैना होना चाहिए था। आइटम के विनाश के साथ अभिशाप का अर्थ समाप्त हो गया, लेकिन ऊर्जा सामग्री से जुड़ी रही। सोने और चांदी के सिक्कों को पहले से छांटने से इलेक्ट्रॉन मिश्र धातु के समान ही दुर्लभ श्रेणी की सामग्री और शुद्ध छड़ें बनाना आसान हो गया। छड़ें बनाने के लिए पिघली हुई सामग्री से सांचे को भरते रहना पोर्टर का काम बन गया। हालांकि भट्टी के साथ इतने लंबे समय तक काम करने और आग के परिजन की विशेषता प्राप्त करने के बाद सेठ को कुछ तरकीबें आ गई थी। पहले जब उसने शुरुआत की थी तो वह असफल होने पर सामग्री को जला देता था। अब उसने इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। सामग्री को जलाकर वह जादू को सामग्री में केंद्रित करने में कामयाब रहा। कुछ भौतिक नुकसान हुआ, लेकिन सेठ को कुछ सामान्य सोने या चांदी के वाष्पित होने की परवाह नहीं थी। वह इतना अलग थलग हो गया था। ड्रैगन के मन से भरा सोना। ड्रैगन जादू और मन के साथ इसका अच्छा संबंध है। ड्रैगन और संबंधित प्रजातियों में इस सामग्री से बनी वस्तुओं में रुचि बढ़ेगी। ग्रेटर देन ड्रैगन के मन से भरा शुद्ध चांदी। ड्रैगन जादू और मन के लिए एक उच्च आत्मीयता है। ड्रैगन और संबंधित प्रजातियों को इस सामग्री से बने आइटम में बहुत रुचि होगी। ग्रेटर देन उनकी चाल से गुणवत्ता में भारी सुधार दिखा। हालांकि रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह आश्चर्यजनक था कि यह से भी बेहतर था।
जब सेठ और पोल्टर शापित खजाने के साथ व्यस्त थे, ह्यूबर्ट ने संकेत लिया और अन्य मार्गों को अनलॉक करने की कोशिश शुरू कर दी। अगर सेठ को पता होता कि वह क्या करने जा रहा है, तो शायद उसने उसे गोलेमनी उधार नहीं दी होती। बहादुरी से छोटा गोलेम आगे चला गया, जबकि ह्यूबर्ट ने उसे गलियारे के घुमावदार रास्तों पर कम खतरनाक जाल सक्रिय करने को कहा। यद्यपि गोलेम पुनर्जीवित हो सकता था और नष्ट नहीं हुआ था, फिर भी उसे कुचलते, जलाते, काटते, चेते, अनेक प्रकार के जादू से विघटित होते देखना इत्यादि लोहार के लिए भी अत्यधिक क्रूरतापूर्ण होता। एली, एकमात्र अन्य व्यक्ति जो प्यारे गोलेम के अधिकार के लिए खड़ा होता, वह भी इन क्रूर कृत्यों को रोकने के लिए वहां नहीं था। केवल ह्यूबर्ट, मेगन और कैलेब ही थे जो कहते थे कि गोलेम एक उपकरण से अधिक कुछ नहीं था। उन्होंने उसे अंधेरे में चलते हुए देखा और ड्रैगन टॉवर की गहराई का पता लगाने के लिए उसका पीछा किया। एड्स बाय फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 458। सुदृढ़ीकरण आ गया। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C458। सुदृढ़ीकरण आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 458। सुदृढ़ीकरण आ गया। वह द्वार से बाहर निकल आया। रात हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी अपने आसपास के माहौल का पूरी तरह से आकलन कर सकता था। सबसे पहले उसकी नजर खंडहर में तब्दील शहर पर पड़ी। इसका एक हिस्सा अभी जला हुआ लग रहा था, जबकि बाकी हिस्सा सदियों पुराना खंडहर था। नींव और कुछ टूटी हुई दीवारों के अलावा और कुछ नहीं, घास और खरपतवार से लदा हुआ। लॉर्ड एस्टोरा, हमें 3 रिकॉर्ड मिल गए हैं, लेकिन प्रतिभागियों का कोई निशान नहीं है। उनके साथ मौजूद शूरवीरों में से एक ने उन्हें सूचना दी। कुछ ही क्षण बाद जो स्काउट पहले प्रवेश कर गए थे, समाचार लेकर वापस आ गए। महाराज, पूरी चट्टान बेवजह ढह गई है। हालांकि जादू के कोई संकेत नहीं है जो इस तरह के पतन का कारण बन सकता है। हमें मलबे के बीच मरे हुए लोगों के कुचले हुए शरीर और बख्तरबंद विशालकाय जैसा कुछ मिला है। उन्होंने जल्दी और संक्षेप में रिपोर्ट की। प्रतिभागी, हमें उनका कोई निशान नहीं मिला। अजगर नेक्रोमेंसर इस समय लड़ रहा है। इस बार मैं तुम्हें कुचल दूंगा। एक उन्मादी चीख पूरे बर्बाद शहर में गूंज उठी। आंद्रे ने अपनी एक भौं उठाई और छाया स्काउट को सवालिया निगाह से देखा। ठीक कर रहा हूं। नेक्रोमेंसर ने ड्रैगन को मुक्त कर दिया है और वापस आ गया है। स्काउट ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। हाँ, मैं देख सकता हूं। बाकी खोज दल को कुछ दूरी बनाए रखने के लिए कहो। मैं लड़की से संपर्क करूंगा। क्षमा करें यदि मैं असम्मानजनक व्यवहार कर रहा हूं, लेकिन क्या ये बुद्धिमानी है, सर? स्काउट ने परेशान होकर पूछा। चिंता मत करो बेटा, मैं पहले ही असली ड्रैगन और वयस्क चैंपियनों से लड़ चुका हूं। एक मरे हुए ड्रैगन पर एक नवजात शिशु हमारी समस्याओं में सबसे कम है। बस प्रतिभागियों को ढूंढना सुनिश्चित करें ताकि हम यहां से निकल सकें। उसने स्काउट को आश्वस्त किया और सड़े हुए जानवर और उस पर सवार ड्रैगन का सामना करने के लिए निकल पड़ा। अल्पविराम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जगह हिल गई और खजाने के कमरे की छत से धूल गिरने लगी। सेठ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह गोलेम द्वारा भट्टी में भरे गए आखिरी किलोग्राम चांदी को गलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। सभी उपकरण जो बहुत कीमती लग रहे थे या जिन्हें गलाया नहीं जा सकता था, कमरे के एक कोने में ढेर कर दिए गए थे। वहां कुछ प्रसिद्ध वस्तुएं और चमड़े या अन्य राक्षस सामग्री से बनी वस्तुएं थी जिन्हें पिघलाया नहीं जा सकता था। सेठ सेबेरस को बुलाने और गोलेम से उन्हें अलग करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन लोहार को डेल्टा की स्थिति को ध्यान में रखना था। उन्होंने उत्पादन का ध्यान रखने के लिए गोलेम को वहीं छोड़ दिया था, अन्यथा वैडन और रोइन, दो बौने लोहार खुद को अधिक काम में लगा सकते थे। पौराणिक सामान को छोड़कर अन्य चीजें वास्तव में उतनी आकर्षक नहीं थी। सेठ के पास महाकाव्य चमड़े या राक्षस सामग्री की कमी नहीं थी। उसे उन चीजों को यहीं छोड़ना होगा। एकमात्र अच्छी बात यह थी कि उसे नहीं पता था कि उन वस्तुओं में किस तरह की शक्ति थी। इस तरह उसे नुकसान के बारे में इतना बुरा नहीं लगा। सबसे ज्यादा दुख तो ड्रैगन के तराजू का था जिसे गोलेम ने काले कीचड़ से निकाला था। वे वास्तव में पौराणिक सामग्रियां थीं, लेकिन इतनी ज्यादा शापित कि सेठ ने उन्हें छूने की भी हिम्मत नहीं की। खजाने को गलाते समय वह उन्हें साथ ले जाने के तरीके के बारे में अपने दिमाग को खराब करता रहा। टावर फिर से हिल गया और पोल्टर ने ताजे भरे सांचों की एक रैक को लगभग गिरा दिया। कीमती ड्रैगन सिल्वर लगभग पूरे फर्श पर फैल गया था। भूकंप लगातार मजबूत होते जा रहे थे। सेठ, क्या तुमने भूकंप देखा? एली दौड़ती हुई आई। हाँ, क्या मैं नहीं कर सकता था? पोल्टर लगभग गिर गया था। बौने पर आरोप लगाने वाली नजर से टिप्पणी की। एक बौना योद्धा एक छोटे भूकंप से लगभग गिर गया। क्या तुम्हें लगता है कि यह ड्रैगन है? एली ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये किसी खुदाई की आवाज नहीं है। क्या यह एक लड़ाई है? किसी ने आत्मविश्वास से भरे उत्तर के साथ अपना प्रश्न पूरा किया। किसी समय तमस उनके पीछे प्रकट हुआ था। अरे अरे, क्या तुम शिविर में दूसरों के साथ नहीं बैठे थे? तुम यहाँ क्यों आए? लोहार ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। उन्होंने खजाने के बाहर दालान में एक शिविर स्थापित किया था। लोहार और पोल्टर को छोड़कर जो कीमती सामान को गलाने में व्यस्त थे और ह्यूबर्ट का समूह जो जगह की खोज कर रहा था, बाकी सभी लोग वहां आराम कर रहे थे। मैं तुम्हें जल्दी करने के लिए कहने आया हूं। हमें जल्द ही निकलना होगा, उसने दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा। छोड़ो, तुम्हारा मतलब है कि हमारा सैन्य बल इस समय ड्रैगन से लड़ रहा है? ज्योतिषी ने अपना सिर हिलाया। मैं निश्चित नहीं हो सकता। मुझे बस इतना पता है कि हमें जल्द ही निकल जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, दूसरे से कहो कि मैं यही काम खत्म कर दूंगा। सेठ ने सहमति जताई। वैसे भी वह लगभग काम पूरा कर चुका था। भट्टी भरने और तैयार धातु की सलाखों को पैक करने के आखिरी कुछ समय बाद पोल्टर और सेठ कैंप फायर पर बाकी लोगों के साथ शामिल हो गए। ज्योतिषी बस कुछ पासे के आकार की हड्डियां फेंकने और पढ़ने में व्यस्त था, जबकि बाकी सभी अपना सामान समेट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके जाने के लिए राजी हो जाने से बाकी लोगों के लिए भी तैयार होने के लिए काफी था। कैसा है? उसने हड्डियों को पढ़ रहे तमस से पूछा। उस आदमी ने अचानक 3 उंगलियां उठाई और चुपचाप उल्टी गिनती शुरू कर दी। जब उसने आखिरी उंगली मोड़ी तो उन्हें गलियारे से कदमों की आहट सुनाई दी। ह्यूबर्ट और उसका समूह जल्दी से गेट खोलकर वापस आ गया। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत जल्दी में थे। ओह बढ़िया, आप पहले से ही जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बढ़िया, हम भी वहां से निकल चुके हैं। हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। आयामी व्यापारी ने स्पष्ट रूप से घबराते हुए कहा। तुम वहां क्या कर रहे थे? सेठ ने संदेह से पूछा। वह हकलाया। गलियारे की गहराई से एक नाटकीय चीख ने उसके सवाल का जवाब दे दिया। चलो बस इतना ही कहो कि हमें पुस्तकालय मिल गया है और हमने कुछ ऐसी चीजें आजमा ली हैं जिनके लिए हमें इंतजार करना चाहिए था। क्या हम अब जा सकते हैं? व्यापारी ने समझाया और प्रवेश द्वार की ओर भागने की कोशिश की। सेठ ने उस दालान की ओर देखा जहां से वे आए थे, और वह दालान के दूर छोर पर एक दरवाजे से रोशनी गिरती हुई देख सकता था। दरवाजे से बाहर निकलते हुए तंबू या कीड़ों की छाया ने उसे आश्वस्त कर दिया। ठीक है, चलो चलें। शिविर समेट लिया गया था और टीम व्यापारी का पीछा करते हुए तेजी से बाहर की ओर निकल पड़ी। सेठ ने अपने देवता गोलेम को बाहर निकाला और वे सभी पाइथन एक्सप्रेस में सवार होकर वापस सतह पर आ गए। उनकी मंजिल स्पष्ट थी, वह स्थान जहां सेठ ने रिकॉर्डर छोड़े थे। हमें गंतव्य तक पहुंचने में अभी 20 मीटर का समय है। पाइथन ने सेठ को सूचित किया और रुक गया। धन्यवाद। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यही वह जगह है जहां हम पैदल जाते हैं दोस्तों, सेठ ने घोषणा की। क्या हम आपके गोलेम के साथ पूरी तरह से नहीं जा रहे हैं? कैलेब ने पूछा। मैं अपने अजगर को प्रकट नहीं करना चाहता। हम बाकी काम खनन करके करेंगे, लोहार ने उनसे कहा और एपेटोस की कुदाल निकाली। जब वे बाहर निकले, सेठ ने विशाल सांप को छिपा दिया और वे जमीन में एक अंधेरे छेद में रह गए। तेजी से काटने की हरकतों के साथ सेठ ने सतह की ओर खनन शुरू कर दिया। बाकी सभी लोग लोहार के पीछे पीछे उस चौड़ी सुरंग में चले गए जिसे वह धरती के अंदर खोद रहा था। कुछ ही पलों बाद सुरंग में ताजी हवा बहने लगी और सभी ने राहत की सांस ली। बाहर रात हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि सेठ छेद से बाहर निकल पाता, उसने देखा कि तारों की रोशनी उसकी ओर इशारा करते हुए ब्लेड के एक गुच्छे पर चमक रही थी। अरे, हम शांति से आए हैं माननीय सती निवासी, कवि ने असुरक्षित भाव से पूछा। ये प्रतिभागी हैं, हमने उन्हें ढूंढ लिया है। छेद के चारों ओर खड़े शूरवीरों में से एक ने आवाज लगाई और तलवारें हटा दी गईं।
फिर से पूरा स्थान दूर से टाइटन्स के टकराव से हिल गया। शूरवीर ने उन्हें सुरंग से बाहर निकलने में मदद की। जब सेठ ने लड़ाई को देखा तो उसने जो दृश्य देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। एक तरफ ड्रैगन कलजेमिर था। ये पहले से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। इसकी पीठ पर नेक्रोमेंसर नतेना थी जिसकी पीठ के पीछे बैंगनी रंग का प्रभामंडल था। उसका जानवर सभी तरह की आभाओं से घिरा हुआ था जो उसके प्रभामंडल से उत्पन्न होकर ड्रैगन में प्रवाहित होती रहती थी। यदि वह गंभीर होती तो पायथन को कोई मौका नहीं मिलता। दूसरी तरफ एक अकेला आदमी था। वह बहुत बड़ा था और उसकी दाढ़ी और बाल चांदी के रंग के थे। वह आधा नंगा था और उसका ऊपरी शरीर रूनी टैटू से ढका हुआ था जो चमकने का आभास देता था। अपनी दहाड़ से उसने एक विशाल सुनहरे शेर की छवि को बुलाया जो आसानी से ड्रैगन से मुकाबला कर सकता था। आदमी की हर हरकत के साथ विशालकाय आकृति 2 कदम आगे बढ़ गई। जब उसने मुक्का मारा तो शेर ने वार किया और ज़ोंबी ड्रैगन की सड़ी हुई त्वचा और उजागर हड्डियों पर एक बड़ा घाव दिखाई दिया। ये केवल एक भ्रम नहीं था, एक विशाल शेर की छवि में एक भौतिक गुण था जिसने आदमी को सामने सामने की लड़ाई में ऊपरी हाथ रखने में सक्षम बनाया। टीम के बाकी सदस्य भी अपने बिलों से बाहर निकल आए और आश्चर्यचकित भाव से आकाश में हो रही लड़ाई को देखने लगे। ठीक है, क्या आपने पर्याप्त घूरना शुरू कर दिया? अधिक रंगीन कवच पहने शूरवीरों में से एक ने समूह से पूछा। लॉर्ड एस्टोरा मजे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमें आपको जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। मैं क्रोना के इंपीरियल गार्ड का कैप्टन लिंगल हूं। प्रिंस हॉर्बिग ने हमें सम्राट के आदेश के तहत आप में से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द जिंदा वापस लाने के लिए भेजा है। उन्होंने समझाया और शाही आदेश की स्क्रॉल दिखाई। औरी जाति के रूप में उन्हें साम्राज्य के रीति रिवाजों के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन पुरातत्वविद मेगन ये गारंटी देने में सक्षम थे कि यह वास्तव में क्रोना से एक शाही फरमान था। ये पता लगने के बाद लिंगल ने उन्हें अपने पीछे चलने का इशारा किया। हालांकि सेठ ने सोचा होगा कि नाइट उनके अविश्वास से नाराज होगा, लेकिन वह वास्तव में नाइट कैप्टन के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान देख सकता था। कवि को नहीं पता था कि उसे कैसा महसूस होना चाहिए जब उसके साथ एक छात्र की तरह व्यवहार किया जाए जिसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया हो। सर, मूल्यांकन क्वेस्ट के बारे में क्या? कैलेब ने नाइट कैप्टन से पूछा, दूसरे की ओर से कुछ तिरछी नजरें अर्जित की। सेठ को भी अब इस खोज की परवाह नहीं थी। खैर, शायद इसलिए क्योंकि उसने यहाँ बहुत बड़ा लाभ कमाया था, लेकिन फिर भी। खोज के बारे में चिंता मत करो, तुम्हें अपने कामों के लिए पर्याप्त पुरस्कार मिलेगा। लिंगल ने गारंटी दी और उन्हें पोर्टल तक ले गया। चमकदार सफेद रोशनी के साथ घूमती हुई एक नीली डिस्क हवा में तैर रही थी, जहां सेठ ने रिकॉर्डर गोलेम को तैनात किया था। एक-एक करके वे पोर्टल में प्रवेश कर गए। ड्रैगन और उसकी हड्डियों पर एक आखिरी दुखद नजर के साथ लोहार पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 459 ब्रंच। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C459 ब्रंच। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 459 ब्रंच। गेट से अंदर कदम रखते ही सेठ का स्वागत मीना के आंसुओं से सने चेहरे ने किया, जो सीधे उसे चूमने के लिए आगे बढ़ा। यह एक त्वरित और जल्दबाजी वाला चुंबन था, जबकि उसके कांपते हाथ उसके चेहरे को घेरे हुए थे। अगले ही पल वे उसके चारों ओर घूमने लगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह जीवित है और उसे कहीं चोट नहीं लगी है। तुम वापस आ गए, तुम वापस आ गए। मैं बहुत चिंतित थी, वह रो पड़ी। आमतौर पर मजबूत जानवर जैसी दिखने वाली महिला को इस तरह रोते हुए देखकर उसका दिल दुख गया। सहज रूप से उसने उसे अपने गले लगा लिया। उसने उसके कोमल कांपते शरीर को अपने से सटाया और उसके बालों को सहलाया और तब तक उससे बात करता रहा जब तक कि उसकी सिसकियां धीरे-धीरे कम नहीं हो गईं। उसके गालों से आंसू पोंछते हुए उसने उसकी बड़ी-बड़ी स्पष्ट आंखों में देखा और उसे एक गहरा चुंबन दिया। ऐसे फिर कभी मत जाना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कभी नहीं, उसने वादा किया और फिर उन्होंने फिर से चूमा। अरे चलो, क्या ये वाकई जरूरी है? एक कमरा ले लो। रिच को अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसे इस तरह कुत्ते का खाना खिलाया जा रहा था। ऊपर देखने पर उसने पाया कि दल के अकेले कुत्ते उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहे थे। यहाँ तक कि एली ने भी अजीब तरह से दूसरी तरफ देखा। लीना और हॉर्विक, जो उनका इंतजार कर रहे थे, ने भी जटिल चेहरे बनाए। आसपास के शूरवीरों के हाव भाव तिरस्कार से लेकर छूने और सहारा देने तक के थे। हालांकि वे सभी ने अपना चेहरा सीधा रखने की कोशिश की, लेकिन वह आलोचना का एकमात्र लक्ष्य नहीं था। मार्सेल और एल्जा, दो प्रेमी जो सेठ द्वारा समय पर की गई हत्या से विभाजित हो गए थे, वे भी इसी तरह अपनी ही दुनिया में खो गए थे। रिच की हताशा भरी चीख ने उनकी खुशी को बाधित कर दिया और वे थोड़े शर्मिंदा दिखे। सेठ ने सिर्फ शरारती ढंग से मुस्कुराया और फिर से एक और भी रोमांटिक चुंबन के लिए वापस चला गया। मीना ने उसके भटकते हाथों का विरोध करने की कोई कोशिश नहीं की। आखिरकार उसे भी पिछली बार जब वे साथ थे तब से लगभग 1 महीना हो गया था। नन्नम मौ, फिन को भी सेठ की याद आती है। हॉगन बंद करो, मीना। फिन ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया, सभी लोगों का भला करते हुए और दो प्रेमी पक्षियों को अलग करते हुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिन भी चिंतित था, उसने सेठ के गाल को पकड़ते हुए कहा, माफ करना फिन। लोहार ने माफी मांगी और छोटी परी को भी शांत किया। इस बार मुख्य रूप से राजकुमारी लीना ही उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थी। ठीक है, हमने बहुत देर कर दी। हमारे यहाँ कई चिकित्सक हैं जो सुनिश्चित करेंगे कि आप सभी स्वस्थ रहें। हमने आपके आराम के लिए कमरे भी तैयार कर लिए हैं। हॉर्विक ने आखिरकार उनकी अजीबोगरीब सभा को तितर-बितर कर दिया। अल्पविराम। प्रतिभागियों के चले जाने के बाद केवल लीना और हॉर्विक तथा द्वार की रक्षा करने वाले कुछ शूरवीर ही प्रांगण में बचे थे। वह वास्तव में एक बहुत बड़ा कवि है और शक्तिशाली भी। क्या तुम्हें यकीन है कि वह लोहार भी है? हॉर्विक ने एक सवाल पूछा जो उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। वह अपनी बहन की बातों पर संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका। हाँ, वह एक लोहार भी है, इससे पहले कि वह एक कवि हो। याद है किसके रिकॉर्डर ने आखिरी प्रसारण भेजा था? एक कवि रिकॉर्डर गोलेम पर कैसे नियंत्रण कर सकता है? उसने आत्मसंतुष्ट होकर पूछा। हम उस मामले में हमें उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का ध्यान रखना होगा। अच्छा होगा कि तुम उस परी के प्रति अपने अजीब जुनून को कम करो। वह निश्चित रूप से उसे पसंद करती है, राजकुमार ने सोचा। तुम क्या बात कर रहे हो? लीना ने शर्मिंदगी से इनकार करने की कोशिश की। ओह प्लीज, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे यह बात छिपा पाओगे? मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी से जानता हूं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं तुम्हारे चेहरे पर अभी जो भाव बना रहे थे उसे न देख सकूं। उसने अपनी खुद की एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं आपको अपनी भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप इसे दोस्ती के स्तर तक नहीं ला सकते तो शायद आप शामिल हो सकते हैं, उन्होंने सुझाव दिया। क्या? नहीं नहीं नहीं, फिन और सेठ का तो उस तरह का रिश्ता भी नहीं है। ओह मेरी बेचारी मासूम बच्ची, उसने उसके सिर पर थपथपाना शुरू कर दिया। हालांकि लोहार अभी भी इसके खिलाफ है, लेकिन जानवर लड़की को इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा समय लगेगा। उसकी भौहें उछलकर ये बताने लगी कि उसका क्या मतलब था। और यदि तुम शामिल होने में सफल हो जाओ तो परी के और करीब पहुंच जाओगे और मुझे एक प्रतिभाशाली लोहार को अपना साला बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी, उसने कहा और जल्दी से भाग गया क्योंकि लीना ने उस पर अपनी मुट्ठियां भांजनी शुरू कर दी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था और वह शर्म से अपने भाई को दूर भगा रही थी। अल्पविराम। वापस आने वाले मेहमान अपने मेहमानों के महलों में नहीं गए। उनके लिए जो कमरे तैयार किए गए थे वे मुख्य महल के भीतर थे, जहां सबसे अच्छी सुरक्षा व्यवस्था थी। सबके अपने अपने कमरे थे। हालांकि सेठ और उसके दोस्तों के कमरे सोच समझकर एक दूसरे के करीब रखे गए थे। किसी तरह हर कोई उनसे मिलने के लिए लोहार के कमरे में जाना चाहता था, लेकिन सेठ जल्दी से मीना के साथ अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। दंपति खुद ही कुछ मिलना चाहते थे। क्या उसे अपने दोस्तों और परिवार की याद आ रही थी? जरूर, लेकिन वह अभी इसके बाद की स्थिति से निपटना नहीं चाहता था। वह आराम करना चाहता था और कुछ अच्छा समय बिताना चाहता था। लोगों को उनके बिना ही उनसे मिलना जुलना था। एक दिन बाद जब वह उठा तो उसे एक जाना पहचाना दृश्य दिखाई दिया। इससे पहले कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाता और पकड़ पाता, किसी ने दरवाजा खटखटाया। सेठ स्मिथ, महामहिम प्रिंस हॉर्विक आपकी उपस्थिति चाहते हैं। वे आपको शेष लौटे प्रतिभागियों और उनके समर्थकों के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं।
बाहर से आवाज आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लोहार ने अपनी बाहों में नंगी लड़की को देखा जो उसकी तरफ देख रही थी। उसकी निगाहों ने उसे संकेत दिया कि उसे आगे बढ़ने से पहले कुछ खाने में कोई आपत्ति नहीं है। उसके पेट ने भी अपनी राय जाहिर की। तीनों के पक्ष में निर्णय सर्वसम्मति से हुआ। काफी समय हो गया था जब उसे किसी और के खर्च पर पेट भर खाने का मौका मिला था। दंपति ने नहाया, कपड़े पहने और जल्दी ही बाहर उनका इंतजार कर रहे नौकर के पास चले गए। वह उन्हें आलीशान ढंग से सजाए गए महल से होते हुए एक विशाल भोजन कक्ष में ले गया। बीच में एक लंबी मेज थी। ये खाने से इस हद तक भरी हुई थी कि मेज का ऊपरी हिस्सा वजन के कारण झुक रहा था। ये दृश्य देखकर सेठ का दिल खुशी से भर गया और पेट में तितलियां उड़ने लगी। मेज के चारों ओर लगभग 20-30 कुर्सियां रखी हुई थी। उसने उन लोगों को पहचान लिया जिनके साथ वह पिछले कुछ दिनों से यात्रा कर रहा था। इसके अलावा वहां कुछ अपरिचित चेहरे भी थे और कुछ लोगों को उन्होंने शायद राजघराने के लोग के रूप में वर्गीकृत किया। उन्होंने हॉर्विक और लीना को पहचाना। बाकी सभी में उन दोनों के समान समानताएं थी, इसलिए वे भी शायद राजकुमार थे। सेठ और मीना एली के पास बैठ गए जो पहले से ही मेज पर बैठी थी। हॉर्विक ने उसे सिर हिलाकर इशारा किया और खड़ा हो गया। आप सभी का स्वागत है जो वापस आने में कामयाब रहे हैं। सबसे पहले मैं साम्राज्य के नाम पर आपसे माफी मांगना चाहता हूं। सुरक्षा में हमारी लापरवाही के कारण आपकी जान जोखिम में पड़ गई। हम आपके योगदान और क्षतिपूर्ति का बाद में समाधान करेंगे। अभी के लिए मुझे उम्मीद है कि आप आराम कर सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ शाही रसोइयों द्वारा तैयार भोजन का आनंद ले सकते हैं। उन्होंने ब्रंच खोलने से पहले एक छोटा भाषण दिया। सेठ को खुशी है कि हॉर्विक ने जटिल चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने खाने से पीछे न हटने का फैसला किया। ये वैसा ही था जैसा राजकुमार ने कहा था। इसका स्वाद स्वर्गीय था। मांस कोमल और रसदार था और सब्जियां लगभग मीठी थीं। सेठ ने सब कुछ चखा और खाना उसके मुंह में पिघलता रहा। लोगों ने धीरे-धीरे एक-एक करके खाना खत्म किया, लेकिन खाना तेजी से टेबल से गायब होता रहा। उसने दूसरे प्रतिभागियों के लिए थोड़ा ध्यान रखा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा क्योंकि प्रतियोगी कम होते जा रहे थे। इस लड़ाई में सेठ का सामना सिर्फ एक ही प्रतिद्वंद्वी कर रहा था। उसने जो भी डिश पकड़ी, जो भी निवाला खाया, उसका प्रतिरूप उसके प्रतिद्वंद्वी ने किया। फिन द वोरेशियस, डिवाइडर ऑफ मफिन्स और एनीथिंग स्वीट ने उसे ताज के लिए चुनौती दी। रसोइयों ने हार मान ली थी और खाद्य आपूर्ति बंद होने के कारण उनकी लड़ाई और भी तीव्र हो गई थी। अंत में उनके हाथ मेज पर रखे आखिरी चिकन ड्रम पर मिले। सन्नाटा छा गया। जब उनकी नजरें मिली और लाक्षणिक रूप से चिंगारियां उड़ी तो भीड़ चौंक गई। उनके द्वंद्व की तीव्रता हवा में एक मोटी गंध की तरह मूर्त थी। यह आखिरी निवाला कौन देगा? जब सेठ ने उस छोटे से फिन को देखा जो पागल स्पिट्स की तरह इस ड्रमस्टिक को निगलने के मौके की प्रतीक्षा कर रहा था तो उसे कुछ एहसास हुआ। वह इतना भूखा नहीं था कि ड्रमस्टिक के लिए अपने परिवार से झगड़ा कर सके। ड्रमस्टिक पर उसकी पकड़ कमजोर हो गई और वह परी जानवर के पास चली गई। हालांकि जानवर ने उसे आश्चर्य से देखा, उसे यकीन नहीं था कि यह एक चाल थी या सच्ची करुणा। हम साझा कर सकते हैं और उन्होंने इसे आपस में बांटा। इस भोजन के निर्विरोध विध्वंसक जिन्होंने सभी की भूख मिटा दी थी, जो एक साथ और एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, अंततः साथी बन गए और प्रत्येक ने शांति से ड्रम का आधा हिस्सा खाया। दफुक, राजकुमारों में से एक ने कहा, दफुक, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में प्रदान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 460 हारे हुए लोगों से मुलाकात। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C460 हारे हुए लोगों से मुलाकात। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 460 हारे हुए लोगों से मुलाकात। सेठ ने खुद को भरपेट खाने के बाद ही मेज पर बैठे अन्य लोगों की ओर ध्यान दिया। फिन के साथ एक मार्मिक पल बिताने के बाद मेज पर बैठे अन्य लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित थे। केवल मीना उसके बगल में हंस रही थी। एली और वह दूसरा व्यक्ति जिसे वह कुछ समय से जानता था भी निराश हो गया। लोहार को अनियंत्रित रूप से खाते हुए देखना पहली बार था। हाल ही में वह सार्वजनिक रूप से संयमित रहा था, लेकिन जिस तरह की यात्रा से वह गुजरा था उसके बाद उसे अपनी छवि की परवाह नहीं थी। उसे चारों ओर से गर्मजोशी और संतुष्टि महसूस हुई, दूसरों की नजरों की परवाह नहीं की। परी के साथ प्रतिस्पर्धा करना ताजगी भरा था और उसे उन दिनों की याद दिलाता था जब वे साथ साथ यात्रा करते थे। मेज के सिरहाने पर हॉर्विक ने अपना गला साफ किया। चूंकि सभी ने खाना खत्म कर लिया है, उसने सेठ और फिन की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उसकी धारणा से इनकार नहीं किया। मैं भविष्य की कार्यवाही के बारे में सभी से बात करना चाहूंगा। सभी को आराम करने का कुछ समय देने के बाद राजकुमार ने सभी से एक संक्षिप्त साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कहा ताकि वे ये पता लगा सके कि सिग्नल कट जाने के बाद कीर्ति कोइनन में क्या हुआ था। साक्षात्कार में विशेष रूप से उस समूह का उल्लेख नहीं किया गया था जिसने नतीना से लड़ाई की थी। हालांकि सेठ और अन्य लोग ही गढ़ के करीब पहुंचे और नेक्रोमेंसर से लड़े, लेकिन वे अकेले नहीं थे जो बच गए। जब सेठ सो रहा था तब साम्राज्य बाकी दो और टीमों को वापस लाने में कामयाब रहा। नातिना ने नाटकीय प्रभाव के लिए अपने भाषण में थोड़ा झूठ बोला था। जिस तरह से सेठ और पोल्ट मरे हुए स्पार्क्स के हमले को पीछे हटाने में सक्षम थे, उसी तरह अन्य टीमों के सदस्य भी जीवित रहने और अपने कुछ लोगों को बचाने में कामयाब रहे। नेक्रोमेंसर द्वारा एक साथ कई टीमों को हराने के लिए की गई जल्दबाजी की कार्रवाई ने ही अंततः उन्हें जीवित रहने में सक्षम बनाया। उस नोट पर वहां क्या चल रहा है? क्या लॉर्ड एस्टोरा ज़ोंबी ड्रैगन को हराने में कामयाब रहे? बेन हॉकर ने पूछा। चूंकि वे ज्यादा बचे हुए लोगों को ढूंढने और वापस लाने में कामयाब रहे, इसलिए लड़ाई खत्म हो गई होगी। सेठ भी पूछना चाहता था, लेकिन किसी दूसरे कारण से उसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि क्या वे ड्रैगन की सामग्री को सुरक्षित करने में कामयाब रहे। अगर वे वाकई उन्हें हासिल कर लेते तो सेठ के लिए इसका मतलब था कि उनके पास ड्रैगन के अभिशाप से निपटने का कोई रास्ता था। हालांकि हॉर्विक का चेहरा एक पल के लिए बिगड़ गया, इससे पहले कि वह अपने चेहरे के भाव को फिर से संभाल पाता। एड्स बाय पब फ्यूचर। नहीं, दुर्भाग्य से रक्त सूर्य के अचानक उदय होने से युद्ध बाधित हो गया। लॉर्ड एस्टोरा को हमारे लोगों को बचाना पड़ा और वापस लौटना पड़ा। जहां तक ड्रैगन और नेटिना डनहम का सवाल है, हमें वर्तमान स्थिति के बारे में नहीं पता। हॉर्विक ने गंभीरता से स्वीकार किया। सेठ को इस बात से थोड़ी निराशा हुई कि ड्रैगन भाग गया, लेकिन वह लॉर्ड एस्टोरा से ज्यादा प्रभावित था। उसने दूर से ब्लड सन को देखा था और सुना था कि उसने लोगों के साथ क्या किया। इस आदमी का न केवल विरोध करना बल्कि इतने सारे लोगों को भगवान के क्रोध से बचाना भी उसकी ताकत का सबूत था। टेबल पर बैठे लोग थोड़ा उदास हो गए, ये सोचकर कि शायद वह लड़की अभी भी कहीं बाहर हो। आखिरकार घर लौटने के बाद वह उन्हें परेशान कर सकती थी। एकमात्र व्यक्ति जो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था वह था सेठ। वह वास्तव में इसका इंतजार कर रहा था। तो क्या हुआ अगर उसके पास ज़ॉम्बी ड्रैगन था? उसके पास जलसर था, एक सदियों पुरानी जादूगरनी जो ड्रैगन को मारने के मौके की प्यासी थी। नतीना का उस ड्रैगन के साथ उसके दरवाजे पर आना उसके लिए मुफ्त में सामान पहुंचाने से कम नहीं था। चारों ओर देखने पर पता चला कि जो लोग सबसे उदास या सबसे ज्यादा नाराज दिख रहे थे वे असल में वे लोग थे जिन्हें उसने शाही परिवार से जोड़ा था। जब हॉर्विक ने उन सभी का परिचय कराया तो सेठ ने वास्तव में उनकी बात नहीं सुनी थी, लेकिन एक बात थी जो कभी उनके हाव भाव से जान सकता था। इस बार के मूल्यांकन में असली हारे हुए लोग यही थे। उन्होंने अपनी कुछ या सभी प्रतिभाओं को खो दिया था। अगर मुआवजा भी मिलता तो भी वह उन प्रतिभाशाली लोगों का विकल्प नहीं होता जो प्रांत के विकास और समृद्धि में सहायक हो सकते थे। उन्होंने तकनीकी रूप से वह सब कुछ खो दिया था जो उन्हें खुद को अलग पहचान दिलाने में मदद कर सकता था और इसके साथ ही एक स्वतंत्र शीर्षक प्राप्त करने के उनके अवसर भी। केवल वे लोग जिनके पास कम से कम कुछ लोग वापस आए थे वे कम परेशान दिखे। लीना पूरी तरह से ठीक दिख रही थी। आखिरकार उसने किसी को नहीं खोया था। चिंता मत करो, हमारे पास उसकी खोज करने वाले लोग हैं, हॉर्विक ने उन्हें आश्वासन दिया। आखिरी बात जो उन्होंने बताई वह थी पारिश्रमिक। सब कुछ गिनने में कुछ दिन लगेंगे और फिर साम्राज्य उन्हें उनके अवसरों के बारे में सूचित करेगा। इसके साथ ही उन्होंने उन्हें जो भी करना था करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। नौकर बाद में साक्षात्कार के लिए तारीख तय करने के लिए उनसे संपर्क करेंगे। जब राजकुमार ने अपना भाषण समाप्त किया और उन्हें छोड़ दिया गया तो लीना उनके पास आई। उसने ये भी देखा कि जब सभी प्रतिभागी खड़े हो गए तो अन्य राजपरिवार के सदस्य भी उनके पास आए। सेठ, मीना, फिन, आप कैसे हैं? उसने अभिवादन किया। अच्छा, वे क्या कर रहे हैं? उसने उत्सुकता से राजकुमारी से पूछा।
ओह ठीक है, आप इसे हेडहंटिंग कह सकते हैं। वे बचे हुए लोगों में से कुछ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिभाओं के बिना उन्हें मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि मैं बहुत खुश हूं कि आप और बाकी सभी वापस आ गए। उसने समझाया। ठीक है, उस मूर्ख हीरो की वजह से नहीं जिसे आपने हमारे सामने फेंका, सेठ ने सूखी टिप्पणी की। एज बाय ऑफ फ्यूचर। चलो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि क्यों, उसने शर्मिंदगी से जवाब दिया। मुझे किसी भी तरह की हीरो वाली किस्मत का एहसास नहीं हुआ और इसे पार्टी को जो बढ़ावा मिला वह बहुत ज्यादा नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया, ये पार्टी के नायक के साथ आत्मीयता पर निर्भर करता है, लेकिन सच है, शायद उसकी किस्मत ही इतनी अच्छी पार्टी थी। राजकुमारी को भी उम्मीद नहीं थी कि हीरो इतनी बड़ी समस्या बनेगा। वह खुश थी कि समूह की गतिशीलता ने खुद को ठीक कर लिया था और उसने उसकी बात न सुनने के लिए माफी मांगी। वह अचानक बहुत ही सौहार्दपूर्ण हो गई थी। चलो असुविधाजनक बातों को भूल जाते हैं, चलो पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। सेठ ने विषय बदल दिया। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। एक बार सब कुछ मिल जाने के बाद तुम्हें अपने हिसाब से पुरस्कार चुनने का मौका मिलेगा। मुझे पता है, मैं किसी और चीज के बारे में बात कर रहा था। आपने कहा था कि हमें प्रसारण के लिए आय का कुछ हिस्सा उन चैनलों से मिलेगा जिन्होंने अधिकार खरीदे हैं, है ना? सेठ ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? लीना ने असमंजस में पूछा। ठीक है, मैंने इस महायुद्ध को प्रसारित करने के लिए अली और अपने रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया। क्या इसे बहुत सारे व्यूज नहीं मिलने चाहिए? बेशक, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, लोहार ने विजयी भाव से कहा। आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपने रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ छेड़छाड़ की थी? राजकुमारी ने पूछा, जैसे कि उसे कुछ समझ में आ गया हो। हाँ, तो क्या हुआ? सच में, मैंने अभी 3 महीने पहले ही गोलेम पर काम करना शुरू किया है और मैं आपकी शानदार तकनीक के साथ खिलवाड़ कर सकता हूँ। क्या आपको थोड़ी शर्म नहीं आनी चाहिए? कोई आश्चर्य नहीं कि दुश्मन आपको हैक करने में कामयाब हो गया। उसने बेपरवाही से जवाब दिया। मुझे इस पर गौर करना होगा, उसने झल्लाकर कहा। वैसे भी मैं इसलिए आया क्योंकि हमारे शोधकर्ता आपसे उस स्टाफ के बारे में बात करना चाहते थे जो आपने हमें दिया था। उनका काम पूरा हो चुका है और वे और भी चीजों पर विचार करने की उम्मीद कर रहे हैं। ओह सचमुच? सेठ ने सुखद आश्चर्य से पूछा। एज बाय ऑफ फ्यूचर। हालांकि लोहार उनके तरीके से उतना उत्साहित नहीं था। इसका कारण पिछली लड़ाई के बाद हथियारों में आया बदलाव था। जब दूसरों ने उसे उधार दिए गए हथियार लौटाए तो वे अचानक एक विवरण प्राप्त कर चुके थे। ये थोड़ा गड़बड़ और अधूरा था, हालांकि इसने कुछ जानकारी दी। योजक चिन्ह क्षति 2500, मैग क्षति 1000, स्थायित्व 1, सक्रिय कौशल मौन 2, सक्रिय कौशल बांधना 3, हिट होने पर स्तब्ध भ्रम पैदा होने की 70% संभावना 4, धातुकरण की 1% संभावना 5, प्रतिद्वंद्वी के सभी आंकड़ों पर -15%। 6, 7, एक अराजक युद्ध के दौरान शिल्पकार स्मिथ द्वारा एक जीवित देवदूत के शरीर से गढ़ा गया। अभी भी इसमें देवदूत की कुछ शक्ति और उसके संरक्षक देवता की दिव्यता मौजूद है। ग्रेटर देन। इसी तरह तलवार, भाला, खंजर, हेलमेट और ढाल ने युद्ध में इस्तेमाल होने के बाद एक समान विवरण प्राप्त किया था। हथियारों की क्षमताएं सभी काफी समान थीं, हालांकि केवल तलवार और ढाल ने विवरण में अपनी विशेष शक्तियों को प्रकट किया था। तलवार न केवल लोगों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य कर सकती थी, बल्कि इसमें उन विरोधियों पर दास अभिशाप को स्वतः ही लागू करने की एक छोटी सी संभावना भी थी, जो पूरी तरह से वश में हो चुके थे और जिनमें प्रतिरोध करने की कोई इच्छा नहीं थी। दूसरी ओर, ढाल एक ऐसा डोमेन बनाने में सक्षम थी जो कौशल के उपयोग को अवरुद्ध करती थी और उपयोगकर्ता को उन पर नियंत्रण देती थी जो ढाल की पॉलिश सतह में परिलक्षित होते थे। इसके पास उन लोगों को धातु में बदलने का एक छोटा सा मौका भी था जो उनके हमले को अवरुद्ध करने के बाद इसमें परिलक्षित होते थे। लोहार ने निष्कर्ष निकाला कि हालांकि सिस्टम तुरंत विवरण के साथ नहीं आ सकता है, लेकिन युद्ध में हथियारों का वास्तव में उपयोग किए जाने पर धीरे-धीरे विवरण उत्पन्न होगा। साम्राज्य के लोगों के लिए समस्या निवारण छोड़ना ठीक था, लेकिन सेठ को अपने का उपयोग करके वास्तविक आइटम विवरण प्राप्त करना पसंद था। ठीक है, चलो उनसे मिलते हैं, सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी भी एक चीज थी जिस पर वह उन्हें शोध करने देना चाहता था। एक ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल करने की हिम्मत उसने खुद नहीं की। एज बाय ऑफ फ्यूचर को 5 दानाब तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।